हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है लॉ ऑफ डिमांड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड पर डिस्कशन किया था और उस एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है गिवन गुड्स। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि मैं गिवन गुड्स का एक ओवरव्यू अभी आपको दे रहा हूं और इसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि गिवन गुड्स अपने आप में इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फाइन, तो इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गिवन गुड्स के गिवन गुड्स क्या होता है, क्या गिवन पैराडॉक्स होता है और किस तरह से गिवन गुड्स जो है वो इंसान की जो अपना लॉ ऑफ डिमांड, उस लॉ ऑफ डिमांड को का वायलेशन करता है। गिवन पैराडॉक्स एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और ये गिवन गुड्स एक्चुअली क्या होते हैं, इस पर डिस्कस करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको नटशेल में लॉ ऑफ डिमांड बता दूं, ताकि हमें मालूम पड़े कि किस तरह से ये गिवन पैराडॉक्स या गिवन गुड्स जो है लॉ ऑफ डिमांड का वायलेशन करते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप का मीनिंग होगा कि अगर प्राइस आपकी बढ़ जाती है तो उस स्पेसिफिक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, मींस अगर प्राइस आपकी कम हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जाएगी। फाइन, अगर हम दुनिया में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ गुड्स के साथ में के ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली एप्लीकेबल होता है। मेजॉरिटी पर हम जितनी चीजें बेसिकली यूज करते हैं, मेजॉरिटी आइटम्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा। मींस उनकी प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं, हमारी साइकोलॉजी ये बोलती है कि हम उसकी डिमांड को अल्टीमेटली कम कर दें या उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को हम कम कर दें। फाइन, ये बोलती है। लेकिन जैसा कि बहुत सारी चीजों में एक्सेप्शंस होते हैं, तो इकोनॉमिक्स के इस लॉ के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या कि भाई अब यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप ना होते हुए, ये क्या थी, हमारी इनवर्स रिलेशनशिप थी। इनवर्स रिलेशनशिप ना होते हुए कौन सी रिलेशनशिप होगी? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी और पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। अब क्या होगा इसमें कि प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे फियर ऑफ शॉर्टेज। आपको लगता है कि इसकी इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कमी होने वाली है तो आप ज्यादा प्राइस देकर के भी ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड भरेंगे, इस डर से कि कल कोई इसका शॉर्टेज ना हो जाए और फिर मुझे इसकी अवेलेबिलिटी हो ही ना। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी होती है, कभी कोई कर्फ्यू लग गया या फिर कोई दूसरी इमरजेंसी, वॉर की कंडीशन है, तो वहां पर आप प्रोडक्ट को महंगा परचेस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक होता है वेबलन इफेक्ट या वेबलन गुड्स। ठीक है, थॉर्स्टिन वेबलन ने ये कंसेप्ट दिया था। इस वेबलन इफेक्ट के अंदर ये होता है कि जो भी लग्जरी आइटम्स होती हैं, स्टेटस वाली, ओरिएंटेशन वाली, ये सारी की सारी, ऑस्टेंटेशन वाली, ये सारी की सारी आइटम्स जो होती हैं, इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का वायलेशन होता है। मींस वहां पर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, क्योंकि इसको खरीदने वाले बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं और जिनके पास पैसा बहुत अच्छा खासा होता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन ऐसा है जो बिल्कुल हमारे दिमाग के, हमारी थिंकिंग के और हमारे कंसेप्ट के अगेंस्ट जाता है। चलिए, वेबलन गुड्स के अंदर तो बात समझ में आती है कि ये रिच लोगों का है और रिच लोगों के लिए प्राइस की कोई अहमियत एक्चुअली नहीं होती। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने रिसोर्सेस हैं कि वो उस स्पेसिफिक कमोडिटी को ज्यादा प्राइस में भी खरीद सकते हैं। तो वो कुछ चीजें ऐसी यूज करते हैं जो उनके स्टेटस को शो करती हैं, वो महंगी होती है तो ही उसको अल्टीमेटली परचेस करते हैं। वेबलन गुड्स में ये होता है। लेकिन क्या गरीबों के पास भी कोई ऐसी चीज है? तो ऑफ कोर्स है, और वो प्रोडक्ट, वो जो आइटम है या वो जो गुड्स होती है वो कहलाती है गिवन गुड्स। ठीक है, चलिए, अमीरों के साथ तो समझ में आया कि प्राइस बढ़ती है तो उतना स्टेटस दिखाने के लिए वो उसको और खरीदते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। लेकिन गरीबों के साथ ऐसी कौन सा प्रोडक्ट है कि जिसकी प्राइस इंक्रीज हो जाने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी? क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है? तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट हमारा कहलाता है गिवन गुड्स। ठीक है, और इस गिवन गुड्स का कंसेप्ट सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफन ने दिया। ठीक है, और रॉबर्ट गिफन ने, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंग्लैंड के लो वेज अर्नर्स के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की और उस रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद गिवन गुड्स का कंसेप्ट दिया और गिवन पैराडॉक्स की थ्योरी हमारे सामने लेकर आए। लेकिन ये थ्योरी हमको मालूम पड़ी अल्फ्रेड मार्शल की बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो 1920 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके अंदर एक पैराग्राफ था जिसको गिफन पैराडॉक्स का नाम दिया प्रोफेसर मार्शल ने, और सर रॉबर्ट गिफन के रेफरेंस में उन्होंने गिफन गुड्स के कंसेप्ट आपके सामने लेकर आए। मींस पूरी दुनिया के सामने जो कंसेप्ट आया, ये सर रॉबर्ट गिफन की स्टडी की वजह से आया।
उन्होंने ये देखा कि भाई जो लो वेज अर्नर्स है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे हुए, रोड कंस्ट्रक्शन में लगे हुए जो मजदूर होते हैं, जो आप डेली वेज अर्नर्स होते हैं, या जिनको आप लेकर के आते हैं मजदूर चौक से और उनको उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम में लगा देते हैं, इस टाइप के जो लो वेज अर्नर्स थे, उसको उन्होंने ये नोटिस किया सर रॉबर्ट गिफन ने कि वो जो भी उनकी इनकम होती है और उस इनकम में से जो भी एक्सपेंडिचर वो फूड के ऊपर करते हैं, तो बेसिकली वो दो प्रोडक्ट अल्टीमेटली परचेस करते हैं। एक प्रोडक्ट थी ब्रेड, ठीक है, और एक था उनका मीट, या हम उसको कोई और दूसरा अदर आइटम, जैसे हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू हम वेजिटेबल्स बोले, क्योंकि मीट तो हमारा बहुत महंगा है, तो वेजिटेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अल्टीमेटली ये दो प्रोडक्ट वो लोग कंज्यूम करते थे। और देखिए दुनिया में कोई भी इंसान होगा, हाँ उसके बेसिक सर्वाइवल इस चपाती से, इस ब्रेड से है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ तो मील में खाने पीने को होना ना, तो वो किसके थ्रू होता है? मीट के थ्रू। अब उसने ये देखा कि ये जो ब्रेड है ये अपने आप में एक इंफीरियर गुड्स है। देखिए इकोनॉमिक्स में गुड्स दो टाइप की होती है, वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे होते हैं, एक होती है नॉर्मल गुड्स और एक होती है इंफीरियर गुड्स। जो नॉर्मल गुड्स जो होता है, एक नॉर्मल अर्निंग्स वाला बंदा या नॉर्मल इनकम आमदनी वाला बंदा खर्च करता है, और इंफीरियर गुड्स जो होता है ये लो वेज अर्नर्स या जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं ये उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है इंफीरियर गुड्स में। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी तो इंसान उस इंफीरियर गुड्स के कंजम्पशन को अल्टीमेटली कम कर देगा। फाइन, एनीवे सर रॉबर्ट गिफन ने ये एनालाइज किया कि जो इंग्लैंड के लो वेज अर्नर्स थे वो अपने एक्सपेंडिचर का जो अपना जो फूड एक्सपेंडिचर है उसका पार्ट ब्रेड और मीट के ऊपर खर्च करते थे। ब्रेड जो इंफीरियर गुड्स थी और मीट जो अपने आप में एक नॉर्मल गुड्स था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स और लो वेज अर्नर हैं, तो अपनी इनकम का जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट मींस मोर देन 50% पार्ट, वो ब्रेड को कंज्यूम करने में स्पेंड करते थे, ठीक है। और उसका जो एक स्पेसिफिक माइनर पार्ट है वो मीट को कंज्यूम करने में स्पेंड करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने ये देखा कि भाई जैसे ही ब्रेड की प्राइसेस बढ़ी, ठीक है, अब मान लीजिए ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आ जाना चाहिए। लेकिन वो बड़े स्ट्रेंज रह गई ये देख करके, भाई जैसे ही ब्रेड की प्राइस बढ़ी तो लोगों ने ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ा दिया और मीट का कंजम्पशन उल्टा कम कर दिया। ये बेसिकली पैराडॉक्स उनको लगा कि ये गरीब आदमी ये काम एक्चुअली कैसे कर सकता है। चलिए अमीर कर रहा है तो अपने स्टेटस को शो करने के लिए कर रहा है, लेकिन गरीब इंसान भाई गरीब के ऊपर तो प्राइस का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए प्राइस तो सबसे हेवी चीज है, मतलब मींस उसको सबसे अफोर्ड करने में प्रॉब्लम ही उसकी आती है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा मार जो होती है वो गरीब इंसान के ऊपर ही पड़ती है। उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी फैमिली का पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसने ये देखा कि ब्रेड की प्राइस बढ़ने से तो ब्रेड का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाना चाहिए, और कम होने की बजाय उल्टा क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। और उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थी, जो मीट जो उसको साथ में लेते थे, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने की बजाय अल्टीमेटली कम हो गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं तो आपको ये बात समझ में आएगी। अब इसके अंदर ये पैराडॉक्स कैसे काम करता है, देखिए होता क्या है कि ये इंफीरियर गुड्स है और ये हमारी नॉर्मल गुड्स है। मान लीजिए किसी एक बंदे का एक्सपेंडिचर जो है वो 1000 रुपए का है, अपनी पूरी फैमिली के फूड के ऊपर 1000 रुपए खर्च करता है, ठीक है। ब्रेड मान लें कि ब्रेड की प्राइस है ₹10 पर ब्रेड है, और मीट जो है वो ₹25 पर केजी का मीट है, ठीक है। अब वो क्या करता है, 60 किलोग्राम ब्रेड परचेज, 60 किलोग्राम या ₹10 पर किलोग्राम बोलते हैं, आटे का भाव मान लो 10 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। 60 किलोग्राम आटा वो पूरे मंथ में अपनी फैमिली के लिए परचेस करता है 10 रुपए के रेट से। 600 रुपए का एक्सपेंडिचर उसका किसके ऊपर हो जाता है, सिर्फ ब्रेड के ऊपर, मींस इंफीरियर गुड्स पे। प्लस अब जो 400 रुपए बचे वो 400 रुपए यहां खर्च करता है, तो कितना हो जाएगा 25 को अगर हम मतलब 400 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 16 किलोग्राम। तो 16 किलोग्राम मीट या कोई दूसरी वेजिटेबल या दाल या जो भी सब्जी आप बोले उसके अंदर इंटू 25 इज इक्वल्स टू 400। अब देखिए 400 एंड 600 टोटल एक्सपेंडिचर हो गया कितना उसका, 1000 रुपए। 1000 रुपए से खर्च करता था। अब देखिए 600 ऑन 1000, 60% पार्ट जो था वो ब्रेड पे खर्च कर रहा है और 40% पार्ट जो है वो मीट पे स्पेंड कर रहा है। मैंने क्या कहा कि बंदा लो वेज अर्नर जो अपनी मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर खर्च करेगा, इसी गिवन गुड्स के ऊपर, इंफीरियर गुड्स के ऊपर खर्च करेगा। चलिए बढ़िया, ये भी हो गया। अब उसने ये नोटिस किया कि जैसे ही इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, मान लीजिए इसकी प्राइस बढ़ करके 12 रुपए हो गई,
तो देखिए पहले इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर मैं 60 किलोग्राम आटा अभी भी परचेस करता हूं और 12 रुपए से, तो इसकी वैल्यू होती है 720। और अगर ये 16 किलोग्राम परचेस करूंगा 25 रुपए से, तो इसकी वैल्यू अभी 400, और 400 और 720 हो जाता है 1120। उसकी रियल इनकम 120 रुपए से डाउन हो जाएगी। मींस उसका एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द बजट चला जाएगा। और वैसे वो लो वेज अर्नर आदमी है, गरीब आदमी है। और देखिए गरीब इंसान अपनी मेजॉरिटी इनकम का पोर्शन सिर्फ अपने खाने पीने के ऊपर खर्च करता है, दूसरी चीजों के ऊपर तो वो खर्च करता, बहुत कम अमाउंट स्पेंड करता है, क्योंकि उसकी इनकम कम है। तो सबसे पहले, और इंसान के लिए सबसे बेसिक नेसेसिटी क्या है? उसका खाना, उसका सर्वाइवल। तो अपना मेजर पार्ट इसके ऊपर खर्च कर रहा है। तो अब क्या करे वो? ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द बजट हो रहा है। तो वो ये देखिए, एक बात और समझ लें इसमें कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। उस इंसान को एनर्जी जो मिल रही, क्योंकि वो लो वेज अर्नर है और फिजिकल वर्क में लगा है, तो उसको एनर्जी इस मीट से नहीं मिल रही, उसको मेन एनर्जी मिल रही है इससे। किससे? ब्रेड से। उसका पेट जो भरता है वो ब्रेड से भरता है, मीट से नहीं भरता है। आप ही कभी एग्जांपल करके देखिएगा, कभी आप इसको ऐसे एक्सपीरियंस करके देखें कि आप सिर्फ बारबेक्यू खा के देखें कभी उसके अंदर, तो उससे आपका पेट एक्चुअली नहीं भरेगा। फॉर द टेस्ट आप उसको खा सकते हैं, थोड़ी देर तक खा लेंगे, लेकिन उसके बाद उससे आपका पेट नहीं भरता, सब्र नहीं आता। सब्र आएगा कब? जब उसके साथ में कोई चपाती या ब्रेड या कोई रोटी अल्टीमेटली होना चाहिए। मींस अल्टीमेटली इंसान का पेट इससे भरता है। इसी साइकोलॉजी में अब क्या करेगा वो? या तो इसकी क्वांटिटी को कम करे। उसने बोला कि नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो क्या करता है? उसने इसकी क्वांटिटी को कम कर दिया। उसने बोला कि भाई मैं 10 किलोग्राम मीट ही परचेस करूंगा, मेरा काम 10 किलोग्राम मीट में हो जाएगा। वैसे भी ये नॉर्मल गुड्स है। 10 किलोग्राम में 25 रुपए के हिसाब से 250 रुपए उसका एक्सपेंस हो जाएगा, 250 रुपीज मीट के ऊपर। अब 1000 में से 250 इधर स्पेंड कर दिए, तो बचे कितने इसके पास? 750 रुपए। अब ये 750 रुपए में क्या करेगा? बोलता है मैं 750 रुपए मेरे पास हो रहा है, अब 250 और 600 तो 850 रुपए होते हैं, 150 भी एक्स्ट्रा बचना है। तो वो क्या करता है? पूरे 750 रुपए की ब्रेड परचेस कर लेगा। भाई काम तो करना है ना उसको। देखिए यहां पर मीट की क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ रहा है, तो वो क्या करता है? ब्रेड की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। देखें अब 750 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, तो 750 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 62.5। 750 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 62.5 किलोग्राम वीट अब वो कंज्यूम करेगा। आप देख सकते हैं जो बंदा पहले 60 किलोग्राम वीट या मतलब इंफीरियर गुड्स परचेस कर रहा था, अब 62.5 किलोग्राम इंफीरियर गुड्स परचेस करने लगा। मींस प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ गई, और जबकि उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थी, जो हमारी नॉर्मल गुड्स थी, उल्टा उसकी प्राइस कांस्टेंट थी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें देखना पड़ता है कि अगर हम एक इंपैक्ट एक लॉ को पढ़ रहा है, तो दूसरे को हमें क्या रखना पड़ता है? कांस्टेंट। तो उसने देखा कि इसकी प्राइस बढ़ी और इसकी प्राइस कांस्टेंट रही, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा? इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो सर रॉबर्ट गिफन ने देखा कि ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर है। इतना कम इनकम ग्रुप का बंदा किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से बल्कि उसका कंजम्पशन बढ़ा रहा है ना। स्ट्रेंज। भाई अमीर आदमी बढ़ा है तो अपनी आप में जगह पर है। इसीलिए उन्होंने इसका नाम पैराडॉक्स रखा और उसका नाम रखा गया गिफन पैराडॉक्स। और यह बोला गया कि जो गुड्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है वो गुड्स इन्हीं के नाम से, गिफन गुड्स के नाम से उसका नोमेनक्लेचर अल्टीमेटली कर दिया गया। अब ये याद रखिएगा कि गिफन गुड्स हाईली इंफीरियर गुड्स है। हाईली इंफीरियर गुड्स मतलब इंफीरियर में भी और इंफीरियर। अगर जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं डायग्राम के थ्रू, तो मान लीजिए ये सारी हमारी इंफीरियर गुड्स हैं, तो गिफन गुड्स हमारी यहां पर कहीं आएंगी, ये हमारी गिफन गुड्स हैं। मींस ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट नेसेसरीली गिफन गुड्स। सारी गिफन गुड्स इंफीरियर होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हाईली इंफीरियर हो गई। लेकिन सारी इंफीरियर गुड्स गिफन हो ऐसा नहीं है। मींस इसके ऊपर तो जो आपका लॉ ऑफ डिमांड का वायलेशन होगा इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का वायलेशन नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड वैसे ही अल्टीमेटली वर्क करेगा। फाइन। तो ये हमारा कंसेप्ट है गिफन गुड्स का। अब देखिए गिफन गुड्स का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये हमारा ग्राफ है, ठीक। और इस ग्राफ के अंदर दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज अवर एक्स एक्सिस,
एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। यहां पर हमारी एक्स गुड्स है जिसको हम वीट बोलते हैं, जो क्या है हमारी गिफन गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है, और या अभी जिसको मैं क्या बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में वीट बोल रहा हूं, ठीक है। और इधर हमारी वाई गुड्स है जो हमारा क्या है मीट, और के कौन सा गुड्स है ये हमारा नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक फाइन। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास मान लीजिए 1000 रुपए है, ठीक। अब 1000 रुपए में और मीट की प्राइस क्या है, PY is equals to what 25 रुपीज पर केजी एंड PX is equals to 10 रुपीज पर केजी। तो अगर मैं मैक्सिमम पूरे 1000 रुपए बाई चांस मीट परचेस करने में लगा देता हूं, ये मैं बजट लाइन का कैसे बता रहा हूं पहले आपको। हाँ, वैसे बजट लाइन से रिलेटेड एक डेडिकेटेड लेक्चर है मेरा, आप उसको वहां से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं पूरी 1000 रुपीज मीट को खरीदने में लगा दूं तो 1000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 40 किलोग्राम मीट में परचेस करूंगा। मान लीजिए मेरा 40 किलोग्राम यहां पर आता है, और अगर मैं पूरी इनकम वीट को परचेस करने में लगा दूं तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 100 किलोग्राम वीट में परचेस करूंगा, तो मेरा 100 किलोग्राम लेट सपोज यहां पर आ रहा है। दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट एफ। फिर इसके अलावा ये जो बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे इसको मैं यहां पर ज्वाइन कर देता हूं, तो दिस इज माय बजट लाइन, ये मेरी बजट लाइन है। ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इसमें कुछ मीट और कुछ वीट, कुछ मीट कुछ वीट, ऐसा चलेगा, फाइन। तो ये मेरी बजट लाइन है, ठीक। अच्छा, ऑर्डिनल अप्रोच से बंदे का इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस उसका स्टेट ऑफ रेस्ट, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहां पर आएगा, जहां पर ये बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट चली जाएगी, मींस इस पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा x है, मतलब इतनी क्वांटिटी x की कंज्यूम करूंगा, और y एक्सिस से इसको टच करूंगा तो इतनी क्वांटिटी y की मैं कंज्यूम करूंगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल अभी मान लूं कि क्या 60 किलोग्राम और कितना 16 किलोग्राम, ये इस तरह से मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए इसमें, ठीक। अब हुआ क्या कि अगर देखिए ये मेरी अवेलेबल 1000 की इनकम में ये मेरा मैक्सिमम मीट है, ये मेरा मैक्सिमम वीट है, फाइन। और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका मतलब मैंने ना तो मैक्सिमम वीट परचेस किया ना मैक्सिमम मीट परचेस किया, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताया। देखिए, मैं उसको स्केल पे ले नहीं रहा हूं तो ग्राफ के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, वैसे इस ग्राफ में गड़बड़ दिख ही रही है क्योंकि ये y ज्यादा दिख रहा है और x अल्टीमेटली कम दिख रहा है, बट स्टिल जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस में आपको बता रहा हूं। चलिए, एनीवे, अब बाय चांस इसकी प्राइस बढ़ करके 12 रुपीज हो गई, तो अब अगर 12 रुपए हो गई तो 1000 में मैं टोटल 83 किलोग्राम वीट परचेस कर सकता हूं, और 83 किलोग्राम ये मेरा 100 था, 100 से कम होता है तो मींस इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, ठीक है। और y के अंदर तो प्राइसेस में तो कोई चेंज आई नहीं, नॉर्मल गुड्स की प्राइस अब भी सेम है, तो मेरा y जो है ये यही रहेगा, तो मेरा जो बजट लाइन नहीं बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। नाउ दिस विल बी माय न्यू बजट लाइन व्हिच इज AF डैश। पहले कौन सी थी, A और F थी। अब देखिए हुआ क्या, अच्छा ये मैं अभी कंजम्पशन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसका कंजम्पशन मेरा अल्टीमेटली उसका जो मैक्सिमम यूनिट्स परचेज है वो कम हो जाएगी। कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम यूनिट्स परचेज मेरी कम हो जाएगी। ये था पॉइंट मेरा 1000 डिवाइडेड बाय 10, ये पॉइंट है मेरा 1000 डिवाइडेड बाय 12.5, ठीक है, फाइन। ये हो गया, मींस ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या बताता है, डिक्रीज इन एक्स। चले जी, फाइन। अच्छा, जब ये चेंज हो गई तो मुझे अपना सेटिस्फैक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, मींस मेरा इंडिफरेंस कर्व भी नया बनेगा। इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसा कर्व है जिसके हर पॉइंट पर आपको जो दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस बताता है और हर पॉइंट के ऊपर सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको रिसीव होता है। चलिए, अब मेरा इंडिफरेंस कर्व बाय दी वे बाय चांस यहां से निकला, ठीक है, और ये पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। अब आप देख लीजिए खुद ही, ये पॉइंट को अगर मैं एक्स एक्सिस पे मिलाऊंगा तो दिस इज माय x1, और y पर मिलाऊंगा तो दिस विल बी माय y1। आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली दिख रहा है कि x की प्राइस बढ़ने से, चलिए इसी को मैं अगर नीचे लेके चलता हूं तो ये आप खुद इसको यहां से ऐसे देख सकते हैं, दिस इज x and this is x1, it means it shows an increase in quantity demanded of x। x की प्राइस बढ़ी, ये देखिए x की प्राइस बढ़ गई ना 10 से 12.5, ठीक है, और उसकी वजह से कम होने की बजाय उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली बढ़ गई। ये देखिए, ये इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ चुकी है, ठीक है, पहले x थी अब x1, और उल्टा y की क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो गई, जबकि y की प्राइस के अंदर अभी कोई चेंज है ही नहीं।
ये एक्चुअली गिफन पैराडॉक्स, और गिफन पैराडॉक्स आपकी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व से ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। आपका इंडिफरेंस कर्व रोटेट हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लास 11 के अंदर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का कंसेप्ट है। तो जैसे ही आपकी प्राइस बढ़ी, बजट लाइन इधर रोटेट हो गया, क्योंकि y की प्राइस सेम है, x की प्राइस बढ़ गई, तो ये अब कम यूनिट हम खरीद सकते हैं। ये कम हुआ तो हमारा सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट भी चेंज हो जाएगा और इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। जैसे अगर ये मेरा E था पॉइंट, तो नाउ दिस पॉइंट विल बी माय E1 या E डैश। मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा। अब इक्विलिब्रियम कब आएगा? उस पॉइंट पर आएगा जहां पर मेरा x पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो और मेरा y पहले के कंपैरिजन में कम हो। जबकि प्राइस में किसके चेंज आया है? x की प्राइस के अंदर चेंज आया है, और x की प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ी है। तो जब x की प्राइस बढ़ गई तो उल्टा x की क्वांटिटी डिमांडेड कम होने की बजाय उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली बढ़ जाती है। ये ग्राफ से, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व से ऐसे हम इस गिफन पैराडॉक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा गिफन पैराडॉक्स। अब देखिए, गिफन पैराडॉक्स है, गिफन गुड्स की कुछ बेसिक फीचर्स इसके अंदर होते हैं। गिफन गुड्स का पहला जो फीचर होता है, ये अजम्पशन होता है कि ये क्या होना चाहिए? हाईली इंफीरियर गुड्स होना चाहिए। हाईली इंफीरियर, मैंने क्या कहा कि इंफीरियर में भी सबसे ज्यादा इंफीरियर। ये कौन लोग इसको कंज्यूम करेंगे? लो वेज अर्नर्स कंज्यूम करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमारे यहाँ पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में जो बेचारे मजदूर लगे होते हैं, वो लो वेज अर्नर होते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए ये गिफन गुड्स एक्चुअली होती है। ठीक है। दूसरा ये कि अपनी इनकम का जो मेजर पार्ट है या अपने एक्सपेंडिचर का मेजर पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी स्पेंड ऑन गिफन गुड्स। ठीक है। जैसे मैंने अभी इसके अंदर एग्जांपल में बताया कि 1000 में से 600 रुपया वो वीट पे खर्च कर रहा है, 400 रुपए मीट या वेजिटेबल्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा फीचर। और थर्ड जो होता है, दैट इज व्हाट, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मीनिंग होता है उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में उसी रेट पर अवेलेबल नहीं हो तो फिर बहुत महंगा हो। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट हुआ तो फिर ये गिफन पैराडॉक्स फेल हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लें कि अगर वीट 10 रुपया पर किलोग्राम है और मान लीजिए बाजरा या मेज जो भी है वो भी 10 रुपए पर किलोग्राम है, तो अगर वीट की प्राइस बढ़ गई तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करने लग जाएगा। लोग क्या होगा, वीट को छोड़कर बाजरा की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, बोलेंगे ये सस्ता मिल रहा है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर हुआ तो वो गिफन पैराडॉक्स को क्या कर देगा? फेल अल्टीमेटली कर देगा। अच्छा, दूसरी बात, गिफन गुड्स ऐसी गुड्स है जिसके ऊपर याद रखिएगा कि जो आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अच्छा, अगर बाई चांस ये मजदूर अच्छा कमाने लग जाएगा तो फौरन ये गिफन गुड्स को छोड़ देगा, क्योंकि इंफीरियर गुड्स है। ये बंदे की इनकम बढ़ती है तो वो क्या हो जाएगा? छोड़ देता है। इज मच ग्रेटर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स के चेंज, प्राइस के चेंज होने से इसके ऊपर कोई अल्टीमेटली चेंज आएगा। तो याद रखिएगा कि ये वो पैराडॉक्स है जिसमें इनकम, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मच हायर देन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स का था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी, डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जितनी जल्दी होगा पढ़ के उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।